SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बिल्कुल बाखैर वाफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। तो स्टूडेंट्स, हमने ओरिएंटेशन मोबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया है इस वीक में, और आज का हमारा टॉपिक है साइटेड गाइड टेक्निक्स। साइटेड गाइड टेक्निक्स पढ़ने से पहले हम वाइट केन सेफ्टी डे को देख लेते हैं, देन वाइट केन की टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाइट केन सेफ्टी डे। वाइट केन सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट टाइम इसकी मंजूरी कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1964, 15 अक्टूबर 1964 को इसकी मंजूरी हुई थी, इसका बिल पास हुआ था। 6 अक्टूबर 1964 को अमेरिकन सेनेटर्स ने, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन पार्लियामेंट के दो ऐवान हैं, ऐवान बाला जिसको हम सेनेट कहते हैं, जो कि अपर हाउस है, ठीक है, और लोअर हाउस क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये लोअर हाउस है। तो ये दो ऐवान हैं। सेनेट के मेंबर्स, दो सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 6 अक्टूबर 1964 को, 6 अक्टूबर 1964 को बिल पेश किया, और इस बिल की मंजूरी कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1964 को। जब इसकी मंजूरी हुई थी, उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट उस वक्त के थे लिंडन जॉनसन। लिंडन जॉनसन उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने इसकी मंजूरी दी थी। तब से लेकर अब तक वाइट केन सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। टाइप्स ऑफ वाइट केन। वाइट केन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? लॉन्ग केन, फोल्डिंग केन। फोल्डिंग केन की फर्दर 2 से 3 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फोल्डिंग केन, वो केन जो 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में फोल्ड होती है, ठीक है, जो हमारी यूजुअली यूज होती है। देन सेकंड है, इसके अलावा ऐसी केन्स भी हैं जो 6 पार्ट में और 5 पार्ट में फोल्ड होती हैं। ये हमारी फोल्डिंग केन की टाइप्स हैं। इसके अलावा फोल्डिंग केन की एक और एक्सटेंशन है एरियल केन। एरियल केन वो एक रेडियो एंटीना की तरह होती है, और वो पार्ट के अंदर मींस के उसको हम ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो वो पार्ट के अंदर पार्ट्स फोल्ड होते जाएंगे, मतलब फोल्ड नहीं होंगे, पार्ट्स के अंदर पार्ट्स जो हैं वो जाते जाएंगे, यानी इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट में चला जाता है। टिडी केन। टिडी केन कैसी होती है? टिडी केन आमतौर पर स्मॉल केन, छोटी केन होती है, और आमतौर पर ये कम हाइट वाले इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं। देन बच्चों के लिए ये यूज़ की जाती है। रिजिड केन और रूरल केन, ये देहात में इस्तेमाल की जाती है अमंग द फील्ड, सॉरी, कॉमनली यूज इन फील्ड। आमतौर पर ये देहात में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि एक छड़ी होती है, नाहमवार सी होती है, ठीक है, तो वो छड़ी हमारे जो खेतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है स्पोर्ट केन। ये ऐसी केन होती है जो स्पोर्ट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, जैसे कि फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कि लेग्स नहीं है, फुट नहीं है, तो स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट केन यूज़ की जाती है, मींस के सहारा लेने के लिए जो केन यूज़ की जाती है उसे कहते हैं स्पोर्ट केन। देन सिंबल केन, ये सिंबॉलिकली केन होती है, मींस के ये लो विजन यूज़ करते हैं, लाइट वेट होती है, बहुत ज़्यादा इसका कोई वेट नहीं होता, बहुत लाइट वेट होती है, और ये लो विजन यूज़ करते हैं। ये इससे कोई मोबिलिटी के लिए यूज़ नहीं करते, जस्ट सिंबॉलिकली हैंड में पकड़ के रखते हैं, मींस के देखने वालों को ये आइडिया हो कि पर्सन को विजन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देन हमारे पास है लेज़र केन। लेज़र केन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल केन। डिजिटल केन, और इसके अलावा अब इसको कहते हैं स्मार्ट केन। सबसे पहले डिजिटल केन आई थी, उसके बाद लेज़र केन, और अब स्मार्ट केन एआई पे बेस करती है, और ये ग्राउंड से लेकर 10 हाइट तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को। इसके अलावा ये सामने क्या है, वुडन है, ठीक है, हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स किस तरह का है, ईच एंड एवरीथिंग ये प्रोवाइड कर रही होती है, इंफॉर्मेशन दे रही होती है। इसके अलावा रेड, एक ऐसी केन होती है जिस पर रेड कलर का निशान होता है, तो वो केन हमारे डेफ ब्लाइंड पर्सन्स के लिए यूज़ की जाती है।
देन हमारे पास है ग्रीन केन, ठीक है। तो ग्रीन कलर का एक रिबन होता है, वो केन लोवियन यूज करते हैं। ये थी हमारी केन की टाइप्स। और नंबर 3 पे हमारे पास जो हमारा हमने स्टार्ट किया हुआ था मोबिलिटी टेक्निक्स का, नंबर 3 पे हमारे पास मोबिलिटी टेक्निक्स विद साइटेड गाइड, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है बेसिक हैंड ग्रिप। बेसिक हैंड ग्रिप विद साइटेड गाइड, ठीक है। बेसिक हैंड ग्रिप कैसे करनी है साइटेड गाइड के साथ, इंडिविजुअल विद विजुअल इम्पेयर्ड में। इसने क्या करना है कि जो गाइड है उसके उसके आर्म को, उसके अपर आर्म को, जो एल्बो से ऊपर वाला आर्म होता है, अपर आर्म, वहां से उसने होल्ड करना है। होल्ड करते हुए जो क्लाइंट है, जो ब्लाइंड है, उसकी जो फिंगर्स हैं वो इन साइड पे होनी चाहिए और जो थंब है वो आउटसाइड पे होना चाहिए, ठीक है। अगर साइटेड गाइड के हैंड को, लेफ्ट हैंड को ग्रिप करना है ब्लाइंड ने, तो साइटेड गाइड जो क्लाइंट है उसका हैंड राइट होना चाहिए, ऑपोजिट हैंड होना चाहिए, ठीक है। तो शोल्डर के पीछे शोल्डर आना चाहिए, देन एक कदम पीछे होना चाहिए। ये हमारा पकड़ने का तरीका है, बेसिक हैंड ग्रिप है। नॉर्मल वॉक विद साइटेड गाइड, नॉर्मल वॉक कैसे करनी है, मींस के जब आपने ग्रिप कर लिया साइटेड गाइड को, अपने गाइड को आपने ग्रिप कर लिया क्लाइंट ने, तो वॉक कैसे करनी है। वॉक ऐसे नॉर्मली आपने वॉक करनी है कि आपने इतना ग्रिप करना है कि जो आपका गाइड है वो कंफर्टेबल रहे। ये नहीं, इतनी जोर से ग्रिप नहीं करना कि वो उसको पेन हो, और ना ही इतना नॉर्मल मींस के इतना हल्का सा पकड़ना है कि कोई भी जर्क लगे तो हाथ ग्रिप जो है वो छूट जाए। देन एक स्टेप पीछे होना चाहिए क्लाइंट को अपने गाइड से, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली वॉक करते जाएंगे। और क्लाइंट जो गाइड है उसे चाहिए कि वो वर्बल क्लूज भी दे अपने क्लाइंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, असेंडिंग स्टेयर विद साइटेड गाइड। असेंडिंग स्टेयर, अब सीढ़ियाँ चढ़नी कैसे हैं, इसी तरह से नॉर्मल वॉक करते हुए जब क्लाइंट एंड गाइड दोनों स्टेयर्स के पास आए हैं, तो जो गाइड है वो वर्बली गाइड करेगा कि स्टेप्स आ चुकी हैं, ठीक है, और स्टेप्स की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और स्टेप की चौड़ाई कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग गाइड करेगा। और सरफेस किस तरह की है, मींस के स्टेप्स खुरदरी ना हमवार सी तो नहीं है, मींस के टाइल फर्श कोई प्लेन सरफेस वाली है। तो इस वर्बली पूरा गाइड करेगा। गाइड करने के साथ फिर जो, और ये भी बताएगा कि रेलिंग किस साइड पे है। अगर रेलिंग क्लाइंट के लेफ्ट हैंड पे है तो साइटेड गाइड को तो क्लाइंट को चाहिए कि वो अपने गाइड को राइट हैंड से ग्रिप करे। ग्रिप उसी तरीके से करना है जिस तरीके से बेसिक हैंड ग्रिप में बताया, ठीक है। ग्रिप करने के बाद आप वर्बली क्लूज भी दे दिया। उसके बाद जब जो गाइड है वो फर्स्ट स्टेप आगे होगा और जो क्लाइंट है वो बस एक स्टेप पीछे होगा, एक स्टेप आगे गाइड होगा और जो क्लाइंट है वो एक स्टेप पीछे होगा। मींस के जो स्टेप फर्स्ट स्टेप है उसके ऊपर क्लाइंट जो गाइड है उसने स्टेप लिया और उसके बाद सेकंड स्टेप पे चला गया। जब गाइड सेकंड स्टेप पे होगा तो क्लाइंट फर्स्ट स्टेप पे होगा, इस तरह से। और रेलिंग को पकड़कर इस तरह से स्टेप्स को जो है वो, अच्छा, इस तरह से स्टेप्स को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। जैसे ही स्टेप मुकम्मल हो जाएंगी फिर गाइड वर्बली फिर बताएगा कि आगे प्लेन सरफेस है, आगे हमने इस तरह से जाना है, पूरा वर्बली गाइड करेगा। गाइड करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 4 पे डिसेंडिंग स्टेयर विद साइटेड गाइड। डिसेंडिंग स्टेयर में भी ऐसे ही होगा, जो साइटेड गाइड है वो उसको ग्रिप किया हुआ है क्लाइंट ने, और ग्रिप करने के बाद जो क्या कहते हैं क्लाइंट है वो अपने हैंड को रेलिंग पर रखेगा और दूसरे हैंड से ग्रिप किया हुआ है साइटेड गाइड को, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्बली बता दिया कि भाई स्टेप स्टेयर अप डाउन है, हमने उतरना है सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई ईच एंड एवरीथिंग उसको वर्बली बता दिया। बताने के बाद फिर नॉर्मली जिस तरह चढ़े थे इसी तरह उतरते जाएंगे, ठीक है। एक स्टेप गाइड आगे और एक स्टेप क्लाइंट पीछे। और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इतना ज़्यादा वेट नहीं डालना आपने अपने गाइड के ऊपर क्लाइंट ने, और उतरते हुए भी इतना ज़्यादा वेट नहीं डालना, और ना ही गाइड जो है वो अपने क्लाइंट को ज़ोर से खींच कर ऊपर ले जाए या नीचे उतार लाए। नेक्स्ट है पासिंग थ्रू द डोरवेज। दरवाजे से कैसे गुजरना है।
ठीक है, स्टेप से उतरने के बाद अब डोर में से कैसे गुजरना है, इसी तरीके से ग्रिप वही है, बेसिक हैंड ग्रिप उसी तरीके से ग्रिप किया हुआ है। ग्रिप करने के बाद जब डोर आ गया तो डोर अगर राइट साइड से ओपन हो रहा है तो आपके क्लाइंट को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। अगर डोर लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा है तो आपके क्लाइंट को राइट साइड पे होना चाहिए। देन साइटेड गाइड आगे होगा और क्लाइंट पीछे होगा। साइटेड गाइड ने हैंडल से पकड़ के डोर को ओपन किया और जो क्लाइंट का फ्री हैंड है उसको उठाकर हैंडल के ऊपर रख दिया। देन साइटेड गाइड आगे गया और आगे जाने के बाद वर्बली फिर क्लूज दिया कि डोर से एंटर होने के बाद कोई स्टेप्स हैं या फिर कालीन बिछा हुआ है या फिर इस तरह से वो रूम के बारे में कुछ गाइड कर देगा। देन रूम में एंटर होने के बाद जो क्लाइंट है वो डोर को बंद करेगा और इस तरह से पासिंग थ्रू द डोरवेज हो गया। ठीक है, नंबर 6 पे है सिटिंग ऑन द चेयर विद साइटेड गाइड। अब रूम में एंटर होने के बाद चेयर पे कैसे बैठना है। चेयर पे बैठने का तरीकाकार ये है कि आपका गाइड आपको वर्बली गाइड करेगा कि चेयर और टेबल के दरमियान में स्पेस कितना है, 2 फुट है, 1 फीट है, या फिर इस तरह से गाइड करेगा, कितने इंच है, इस तरह से गाइड कर देगा। देन वो आपका हैंड, आपका जो फ्री हैंड है वो आपकी चेयर के ऊपर रखवा देगा, चेयर की जो बैक साइड होती है, और जो क्लाइंट है वो चेयर को डिटेक्ट करते हुए चेयर के आर्म तक अपने हैंड से डिटेक्ट करेगा और देन वो सीट पर बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो गया चेयर पे बैठने का तरीका। सिटिंग ऑन द चेयर ये हमारी इनडोर टेक्निक थी, बेसिक हैंड ग्रिप से लेकर सिटिंग ऑन द चेयर ये हमारी इनडोर टेक्निक्स थी साइटेड गाइड के साथ। ठीक है, अब हमने चेयर पे बैठने का तरीका तो देख लिया, लेकिन अब हमने ये देखना है कि नैरो स्पेस से गुजरना कैसे है। मीन्स के चेयर्स जब रो में पड़ी होंगी, रो शेप में, मीन्स के पहले एक रो में पड़ी हुई हैं, फिर उसके सामने जो है वो बैक साइड चेयर की सीट वाली साइड पे आ गई और जो फ्रंट है वो सामने वाली साइड पे आ गया। ठीक है, इस तरह रोज में जब चेयर पड़ी हुई है तो रो में से गुजरना कैसे है। तो लोग जो हैं वो चेयर्स के ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारी बैक साइड है वो इंडिविजुअल्स की तरफ नहीं करनी, बल्कि हमने अपना फेस इंडिविजुअल्स की तरफ करना है और साइटेड गाइड अपने जो क्लाइंट है उसको अपने बिल्कुल इक्वल ले आएगा। यानी जब हमने डायरेक्शन या फिर आर्म पकड़ना चेंज करना है या फिर आर्म की पोजीशन को चेंज करना है, तो इस को चेंज करते वक्त साइटेड गाइड और क्लाइंट इन दोनों के दरमियान में फिजिकल जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हाँ जी हैंड स्विचिंग टेक्निक जी। ओके, तो इस टेक्निक को हैंड स्विचिंग टेक्निक बोलते हैं। हमने क्या करना है, जो साइटेड गाइड है वो क्या करेगा, अपने हैंड को बिल्कुल सीधा कर लेगा, सीधी पोजीशन में। ठीक है, और जो क्लाइंट है वो हैंड को अपर आर्म से नीचे की तरफ को स्लाइड करते हुए हैंड को पकड़ लेगा और हैंड में फिंगर्स के अंदर फिंगर्स डाल के इस तरह से फिर वो जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रो में से गुजर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये चेंजिंग डायरेक्शन है। डायरेक्शन को चेंज करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए साइटेड गाइड अपने हैंड को अपनी बैक पे रख लेगा। बैक पे रखने के बाद दूसरे हैंड को अपने हैंड्स के साथ बिल्कुल मिला लेगा, दोनों हैंड को पीछे अपने हैंड के साथ हैंड मिला लिया। ठीक है, अब क्लाइंट क्या करेगा, वो अपर आर्म से स्लाइडली नीचे मूव करता हुआ हैंड साइटेड गाइड के हैंड तक जाएगा और फिर दूसरे हैंड के ऊपर से ऊपर की तरफ को मूव करता हुआ अपर आर्म के पास से आके पकड़ लेगा, ग्रिप कर लेगा। ठीक है, तो ये होगी चेंजिंग डायरेक्शन या चेंजिंग पोजीशन। ठीक है, तो पासिंग थ्रू द नैरो स्पेस विद साइटेड गाइड। अब नैरो स्पेस में से कैसे गुजरना है। नैरो स्पेस में से गुजरने का भी यही तरीका है कि साइटेड गाइड अपने हैंड को अपनी बैक पे रख लेगा और जो क्लाइंट है वो स्लाइडली मूव करते हुए हैंड को जाके पकड़ लेगा और हैंड को पकड़ने के बाद वो अपने फिंगर्स उसी तरीके से फिंगर्स के अंदर फिंगर्स डाल के और वो एक स्टेप पीछे साइटेड गाइड के मूव करेगा, वॉक करते जाएंगे इस तरह से। देन हमारे पास है क्रॉसिंग द रोड विद साइटेड गाइड। रोड को कैसे क्रॉस करना है। अब रोड को क्रॉस करने के लिए जब रोड के किनारे पे दोनों जा रहे हैं, ठीक है, तो गाइड को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग के पास से जाके रोड क्रॉस किया जाए। अगर गाइड इस चीज का ख्याल नहीं रखता तो इंडिविजुअल अपने जो क्लाइंट इंडिविजुअल है वो अपने गाइड से पूछ ले कि क्या हम जब रोड पार करने लगे तो जेब्रा क्रॉसिंग आ चुका है। तो इस तरह से गाइड अगर नहीं आया तो फिर गाइड को चाहिए कि वो जेब्रा क्रॉसिंग के पास से जाके रोड पार करे। ठीक है, जब रोड पार करेंगे तो रोड पार करते हुए भी
पोजीशन अपने आर्म की बिल्कुल सीधी कर लेनी है गाइड ने। देन क्या करना है, जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ने अपने हैंड को स्लाइडली नीचे की तरफ को मूव करना है और हैंड में हैंड डाल के इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। देन फुट के मीन्स के दोनों इक्वल स्टेप लेंगे, ठीक है। और अगर रोड मीन्स के एक रोड पार हो चुका, देन फुटपाथ आ चुका है, फिर फुटपाथ की हाइट बताएगा वर्बली बताएगा गाइड। देन फुटपाथ की चौड़ाई बताएगा और देन फिर इस तरह से जो है वो फुटपाथ से उतर के देन अपने नॉर्मल रूटीन में वॉक स्टार्ट करते हैं। ये हमारी साइटेड गाइड टेक्निक थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है जी। सर हसन, आप अपना लेक्चर स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग कैंडिडेट्स। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे, यानी फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर आज हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को पढ़ेंगे। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कौन कौन सी हैं और वो मेनली किन फ़िलासफ़ीज़ पे डिपेंड करती हैं या किन फ़िलासफ़ीज़ से ड्राइव्ड हैं, ओरिजिनेट किन फ़िलासफ़ीज़ से हुई हैं, कौन कौन सी मेन फ़िलासफ़ीज़ जो हैं किस एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को सपोर्ट करती हैं, और कुछ उसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास 4 एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं, उन चारों को वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, पहली है पेरेनियलिज्म, PERENNIALISM, पेरेनियलिज्म। ठीक है, इसका मतलब है कदीम या कदामत पसंद जो ख्यालात हैं। ठीक है, कदामत पसंद, इसका ये मतलब है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का क्या मतलब होता है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो हमारा करिकुलम बनेगा, जो हमारा निसाब होगा, जो हमारा एक पूरा निज़ाम होगा तालीम का इंक्लूडिंग करिकुलम, वो किस तरह का होना चाहिए, हमने बच्चों को एक्चुअली क्या पढ़ाना है। मतलब कुछ जो कंट्रीज़ हैं, कुछ माशरे जो हैं वो अपना कल्चर जो है वो उस पर ज़्यादा रिलाय करते हैं, कुछ माशरे जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो एक्चुअली बच्चे को क्या पढ़ाना है ये मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या ख़ास तौर पे जो करिकुलम है वो किस तरह का होना चाहिए। तो उसको बेस्ड करता है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पे। तो हम देख लेते हैं कि जो पेरेनियलिज्म है इसके अंदर क्या मौजूद है। पेरेनियलिज्म के मानने वाले जो हैं वो कहते हैं कि जो दुनिया की हकीकत है, कायनात की हकीकत है, जो अग्रीड अपॉन ट्रूथ्स हैं, जो कि सच्चाइयाँ हैं इस दुनिया की, जो कि कभी नहीं बदलती, वो चीज़ें जो हैं एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए, एजुकेशन की बेस होनी चाहिए, और उन्हीं चीज़ों पे एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों पे निसाब बनना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रहती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती। तो इस वजह से हमारे जो एजुकेशन है, हमारा जो निसाब है, वो इस पे बेस्ड होना चाहिए, किस पे, कायनात की सच्चाई पे, जो अग्रीड ट्रूथ्स हैं। अच्छा, अब इसका फोकस क्या है पेरेनियलिज्म का। जो पुरानी किताबें हैं, जो ग्रेट बुक्स हैं, उन पे इसका फोकस है। लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत और अदब पे इसका सबसे ज़्यादा फोकस है। जो पुरानी किताबें हैं उन पे ज़्यादा फोकस है कि वो उनका नॉलेज जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें कौन कौन से जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो सपोर्ट करती हैं पेरेनियलिज्म को। आइडियलिज्म सपोर्ट करता है। ठीक है, आइडियलिज्म क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि आइडियलिज्म बजाते खुद जो है वो सच्चाई, ट्रुथ और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और आइडियलिज्म प्लूटो से मंसूब किया जाता है। ठीक है, अब रियलिज्म जो है वो भी इस पेरेनियलिज्म को सपोर्ट करता है, यानी रियलिज्म जो फ़िलासफ़ी है, जो फ़िलासफ़िकल एक थ्योरी है, वो पेरेनियलिज्म को सपोर्ट करती है, और ये एरिस्टोटल की है। ये रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी अक्ल, मंतक, ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो ये भी इस के सपोर्टर हैं पेरेनियलिज्म के। ठीक है, अब इस पेरेनियलिज्म को किस किस ने सपोर्ट किया। प्लेटो, एरिस्टोटल एंड थॉमस एक्वाइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियलिज्म। दूसरा हमारा जो हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है वो है एसेंशियलिज्म, ज़रूरत पसंदी। ठीक है, अब एसेंशियलिज्म के हामी जो हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ वो तालीम देनी चाहिए, या जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ उन चीज़ों पे बेस्ड हो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं माशरे के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों की तालीम दी जाए
जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, यानी कल्चर और दूसरी तीसरी चीज़ें, स्पोर्ट्स एंड ये वो, उनको इन चीज़ों में शामिल ना किया जाए। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि दूसरी तीसरी चीज़ें जो कि डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है बच्चे की लर्निंग या उसकी ग्रोथ से या उसको मुआशरे में मुफीद शहरी बनाने से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है, उनको एजुकेशन सिस्टम से दूर रखा जाए। और एजुकेशन सिस्टम जो है या हमारा जो करिकुलम है वो प्योरली उन चीज़ों पे बेस्ड करे जो कि मुआशरे की ज़रूरत है या बहुत अशद जिनकी ज़रूरत है, जिससे मुफीद शहरी बनाया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस रखा जाए। ठीक है, ये रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, इनका जो फोकस है इस थ्योरी का। अच्छा, इसको कौन कौन से फलसफे सपोर्ट करते हैं? आइडियलिज्म एंड रियलिज्म दोनों ही इस फलसफे को, इस एजुकेशनल फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो निसाब है वो फिक्स्ड होना चाहिए, जो करिकुलम है वो फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, विलियम बैगली, WILLAM, विलियम BAGLEY, बैगली, ये इसके सपोर्टर है, मेन सपोर्टर। अच्छा, तीसरा है हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, ये इसको आप समझ गए होंगे, तरक्की पसंदी इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है ये जिंदगी गुजारने का या जिंदगी को बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि एजुकेशन, तालीम खुद एक जिंदगी है। तो इसलिए जो एजुकेशन है वो बच्चे की ज़रूरियात और बच्चे की दिलचस्पियों के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि ये बुक सेंटर्ड नहीं है, बल्कि बच्चे की दिलचस्पियों के मुताबिक है। ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बुक सेंटर्ड नहीं है ये फिलॉसफी। कहते हैं कि बुक से हटके बच्चा जिस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है, जिस चीज़ में वो अच्छा है, जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इसका जो फोकस है वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी प्रैक्टिकल लर्निंग, और फोकस और यानी जो रटाफिकेशन होती है उसके ऑपोजिट है ये, और ग्रुप एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, इसको कौन कौन से फलसफे सपोर्ट करते हैं? प्रैग्मेंटिज्म। ठीक है, प्रैग्मेंटिज्म जॉन डुई का दिया गया फिलॉसफी है, और ये इसलिए इसको सपोर्ट करते हैं। प्रैग्मा का मतलब भी अमल ही होता है ऑलमोस्ट। तो प्रैग्मेंटिज्म जो है, क्योंकि उसकी जो थ्योरी है फिलॉसफी की, प्रैग्मेंटिज्म जो थ्योरी है वो इसको सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करते हैं, और ये भी जो प्रोग्रेसिविज्म है वो भी प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, इसमें जो सपोर्टिव लोग हैं, जिन जिन लोगों ने को सपोर्ट किया एजुकेशनल फिलॉसफी की इस प्रोग्रेसिविज्म को, जॉन डुई, विलियम किलपैट्रिक, ये नाम है इनका, KILPATRICK। ठीक है, चौथा देख लेते हैं, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, तामीर नौ। अब ये कहते हैं, ये प्रोग्रेसिविज्म से भी आगे का सोचते हैं। वो ये कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि स्कूल का जो मकसद है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसका जो पर्पस है वो सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको एग्जैक्टली सोसाइटी का ऐसा मेंबर बनाना है, ऐसा प्रोडक्टिव मेंबर बनाना है। ठीक है, जो कि उसको वाकई सोसाइटी को बदल सके, उसमें अपना रोल प्ले कर सके, उसमें अपना इम्पैक्ट छोड़ सके। ऐसा बनाना है बच्चे को कि वो, यानी जाहिर है एक स्कूल, दूसरा स्कूल, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, ऐसे कम्युनिटी बनेगी, ऐसे सोसाइटी बनेगी, तो जाहिर है कतरे कतरे से, जैसे कहते हैं, दरिया बनता है। तो हर इंडिविजुअल को ऐसे ट्रेन किया जाना चाहिए या ऐसे एजुकेशन देनी चाहिए कि वो एज अ होल सोसाइटी को बदले, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाए, पॉजिटिव तब्दीलियां आए उसके अंदर। ठीक है, अब इसका जो फोकस है वो सोशल इश्यूज पे ज़्यादा है, जैसे जंग, जैसे गुर्बत, पॉवर्टी जो है, और इनजस्टिस, इन सब चीज़ों पे ही फोकस करता है। अच्छा, इसको कौन से फलसफे सपोर्ट करते हैं देख लेते हैं। प्रैग्मेंटिज्म सपोर्ट करता है इसको, क्योंकि प्रैग्मेंटिज्म का भी एक अल्टीमेट गोल है कि सोसाइटी को बदलना, और इसका भी यही ख्याल है इस एजुकेशनल फिलॉसफी का। अच्छा, इसके अंदर जो की फिलासफर्स हैं वो हैं थियोडोर प्रेमल्ड, जॉर्ज काउंट्स। इन दो फिलासफर्स ने इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ये हमारे कुछ
एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर कुछ फिलॉसफीज थी, एजुकेशनल फिलॉसफी के अंदर कुछ ऐसी एजुकेशनल फिलॉसफीज थी, जो कुछ ऐसी थ्योरीज थी जिनकी बेस पे हमारा जितने भी कुछ कंट्रीज हैं उनका जो निसाब है, उनका जो तालीमी निज़ाम है, वो इन्हीं में से किसी एक थ्योरी पे या इन्हीं में से किसी एक से ज़्यादा थ्योरीज पे बेस्ड होता है, और हम कहीं ना कहीं इन्हीं थ्योरीज में से किसी न किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।